जब ईरान के राजा ने अकबर के दरबार में हंसी की दुकान लगाई। दिल्ली का लाल किला उस दिन कुछ खास रौनक में डूबा हुआ था। राजमहल में उत्सव सा माहौल था। सुबह से ही दरबारी, सैनिक और मंत्री एक दूसरे से उत्सुकता में पूछ रहे थे। सुना है ईरान का राजा खुद दिल्ली आ रहा है, वो भी कोई राजनैतिक काम से नहीं, बल्कि हंसी की दुकान खोलने। अकबर खुद हैरान थे। उन्होंने मुस्कुराकर बीरबल से पूछा, बीरबल, कभी सुना है कि कोई राजा हंसी बेचने आता है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, आजकल तो कुछ लोग दुख भी बेचते हैं, तो हंसी बेचना कोई बड़ी बात नहीं। अकबर बोले, फिर भी देखना दिलचस्प होगा कि वो राजा क्या करने वाला है। अगर उसकी हंसी सचमुच बिकती है तो मैं दिल्ली का पहला ग्राहक बनूंगा। दोपहर होते होते राजमहल के सामने भव्य जुलूस पहुंचा। चमचमाते ऊंट, सुगंधित गुलाबों से सजे रथ और बीच में बैठे थे राजा सुल्तान मुराद अली शाह, ईरान के प्रसिद्ध सम्राट। उनकी मूंछें तनी हुई, चेहरे पर आत्मविश्वास, और उनके साथ आया था एक बड़ा लकड़ी का बक्सा जिस पर लिखा था, हंसी की दुकान, हर दर्द का इलाज, सिर्फ सुनिए और मुस्कुराइए। अकबर ने दरबार में स्वागत किया। सुल्तान मुराद, आपका दिल्ली की धरती पर स्वागत है, मगर ये बताइए, ये हंसी की दुकान क्या है? राजा मुस्कुराए। जहां लोग झगड़ते हैं वहां हंसी कम हो जाती है, इसलिए मैं हंसी बेचता हूं ताकि लोग अपनी अक्ल भूल जाए और मुस्कुराने लगे। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल से कहा, आज बीरबल, तुम्हें भी कुछ खरीदना पड़ेगा। बीरबल ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, हुजूर, मैं तो जम से हंसी का व्यापारी हूं। देखना ये सौदा कौन जीतता है। सुल्तान मुराद ने बक्सा खोला। उसमें कई तरह के डिब्बे रखे थे। एक पर लिखा था मंत्री की हंसी, दूसरे पर रानी की हंसी और तीसरे पर राजा की मूर्खता पर हंसी। अकबर बोले, अरे वाह, तो क्या हर हंसी की कीमत भी अलग है? सुल्तान बोले, हां, जो जितनी बड़ी शख्सियत, उसकी हंसी उतनी महंगी। फिर उन्होंने दरबार में एक ढोलक बजवाई और कहा, जो सबसे पहले हंसकर दिखाएगा उसे एक हंसी मुफ्त मिलेगी। पूरा दरबार चुप हो गया। सभी सोचने लगे, हंसी भी कोई खरीदने की चीज है? बीरबल खड़ा हुआ और बोला, हुजूर, मैं हंसूंगा। सुल्तान ने कहा, ठीक है, मगर पहले ये लो, ये रेशमी आईना देखो। बीरबल ने देखा। आईने में उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों? बीरबल ने पूछा। सुल्तान मुस्कुराया, ये ईमान का आईना है, इसमें वही दिखता है जो बिल्कुल सच्चा हो। पूरा दरबार ठहाकों से फट पड़ा। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, लगता है आज तुम भी पकड़े गए। बीरबल ने तुरंत कहा, हुजूर, अगर ये आईना सच है तो फिर इसमें आपकी मूंछें क्यों नहीं दिख रही? पूरा दरबार अब और जोर से हंस पड़ा। सुल्तान मुराद भी मुस्कुरा उठे। वाह बीरबल, तुम हंसी के सच्चे शिल्पी हो। अब सुल्तान ने कहा, अब मैं हंसी की नीलामी करूंगा। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसे मिलेगा राजा की मूर्खता पर हंसने का अधिकार। अकबर बोले, क्या मतलब? सुल्तान हंसते हुए बोले, मतलब ये कि जो चाहे आपकी किसी मूर्खता पर खुलकर हंस सकता है, बिना सजा के। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने चुनौती भरे स्वर में कहा, ठीक है, मैं अनुमति देता हूं, मगर देखना कौन हिम्मत करता है। बीरबल उठे और बोले, मैं खरीदता हूं ये अधिकार और बोली लगाता हूं 100 अशर्फिया। अकबर हैरान हुए। बीरबल, तुम मेरी मूर्खता पर हंसना चाहते हो? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, आपकी मूर्खता तो इतनी प्यारी है कि उस पर हंसने के लिए मैं कोई भी कीमत चुका सकता हूं। दरबार में ठहाका गूंज उठा। सुल्तान बोले, अब हंसो बीरबल। बीरबल झुककर बोले, हुजूर, मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि जो राजा खुद अपनी मूर्खता की अनुमति दे देता है वो सबसे बुद्धिमान होता है। अकबर मुस्कुराए, तुमने तो हंसी को भी शाही बना दिया। अब सुल्तान बोले, बीरबल, अब मैं तुम्हें एक हंसी बेचूंगा
जो किसी भी दुखी व्यक्ति को खुश कर देगी। कीमत है तुम्हारी एक बुद्धिमानी। बीरबल ने कहा, ठीक है, बताइए, हंसी कैसी है? सुल्तान ने कहा, इस डिब्बे को खोलो। जैसे ही बीरबल ने डिब्बा खोला, उसमें से एक कागज निकला जिस पर लिखा था, जब भी तुम दुखी हो, खुद को आईने में देखना और कहना, मैं दुनिया का सबसे चतुर आदमी हूं। बीरबल ने पढ़ा और मुस्कुराए। हुजूर, ये तो सबसे बड़ा मजाक है। सुल्तान बोले, यही तो हंसी की दुकान की खासियत है, लोग खुद पर हंसना भूल जाते हैं। अकबर ने कहा, सुल्तान, तुम्हारी दुकान तो सच में अजीब है, मगर अब मैं एक खेल प्रस्तावित करता हूं। अकबर ने कहा, अब बीरबल और सुल्तान, तुम दोनों हंसी के व्यापारी हो। जो दरबार को ज्यादा हंसा देगा, वही असली हंसी का राजा कहलाएगा। सुल्तान आगे आए और बोले, मैं शुरू करता हूं। उन्होंने कहा, मेरे देश में एक आदमी इतना मूर्ख था कि वो हर बार अपनी टोपी धोने के बाद सोचता था, अब इसे सुखाने के लिए कौन सी टोपी पहनूं। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। अब बीरबल की बारी थी। बीरबल ने कहा, मेरे देश में एक राजा इतना चतुर था कि जब कोई उसकी मूर्खता पर हंसे तो वो कह दे, देखो, मैं तो हंसी भी बांट रहा हूं। अकबर ठाका लगाते हुए बोले, बीरबल, अब ये मुकाबला खत्म करो, वरना दरबार संभल नहीं पाएगा। सुल्तान खुद हंसी से आंसू पोंछ रहे थे। सुल्तान मुराद ने कहा, अकबर, मैं मानता हूं, बीरबल सिर्फ बुद्धिमान नहीं, बल्कि हंसी के फलसफे को समझने वाला व्यक्ति है। मेरी दुकान अब मैं तुम्हारे हवाले करता हूं। बीरबल ने विनम्रता से कहा, हुजूर, हंसी किसी दुकान की नहीं होती, ये तो दिल की मुद्रा है, जितनी बांटो उतनी बढ़ती है। अकबर बोले, वाह बीरबल, आज तुमने फिर साबित किया कि बुद्धि और हंसी साथ साथ चलती है। जहां हंसी है, वहां अहंकार मर जाता है। फिर उन्होंने आदेश दिया, आज से हर शुक्रवार को दरबार में हंसी का सत्र होगा, ताकि राजकाज के साथ मुस्कुराना भी याद रहे। पूरा दरबार गूंज उठा, हंसी जिंदाबाद, बीरबल की जय। मोरल, शिक्षा, हंसी कोई छोटी बात नहीं, ये बुद्धि की सबसे बड़ी पहचान है। जो खुद पर हंसना जानता है, वही जीवन की हर कठिनाई को जीत सकता है। बीरबल बनाम आलसी सैनिक, जिसने युद्ध से पहले नींद मांगी। दिल्ली के महल में उस दिन सूरज की किरणें जैसे आलस्य से ही फैल रही थी। हवा में अजीब सी शांति थी, मानो किसी तूफान से पहले का सन्नाटा हो। बादशाह अकबर अपने शाही दरबार में बैठे थे, जब अचानक चौकीदार ने आकर झुकते हुए कहा, हुजूर, सेना से एक विचित्र याचना आई है। एक सैनिक ने युद्ध में जाने से पहले 3 दिन की नींद मांगी है। दरबार में ठाके गूंज उठे। अकबर ने भौहें चढ़ाई, 3 दिन की नींद युद्ध के पहले? ये तो कोई नई ही बहादुरी है। सैनिकों के प्रमुख ने कहा, जहां पनाह, वो कहता है कि नींद उसके युद्ध की ताकत है, बिना सोए वो नहीं लड़ सकता। अकबर ने आदेश दिया, उसे दरबार में बुलाओ। थोड़ी ही देर में एक सैनिक अंदर आया, लंबा चौड़ा शरीर, आंखें आधी बंद, चाल में सुस्ती और चेहरे पर बेफिक्री की मुस्कान। उसने झुककर कहा, सलाम जहांपनाह, मैं आपका सबसे वफादार सिपाही हूं, बस थोड़ी नींद का शौकीन हूं। दरबार में सब हंस पड़े। अकबर बोले, नाम क्या है तुम्हारा? हुजूर, मेरा नाम है खान बहादुर खराट, उसने जम्हाई लेते हुए कहा। अकबर बोले, तो बहादुर, तुम युद्ध से पहले नींद क्यों मांग रहे हो? वो बोला, जहांपनाह, मैं थका हुआ हूं। अगर अभी लड़ाई में गया तो दुश्मन को देखकर ही सो जाऊंगा, लेकिन अगर मुझे 3 दिन सोने दिया जाए तो मैं अकेले 100 सिपाहियों के बराबर काम कर दूंगा। अकबर मुस्कुराए, वाह, तो तुम कह रहे हो कि नींद से वीरता आती है? वो बोला, बिल्कुल हुजूर, जागा हुआ आदमी गुस्से में गलत वार करता है और सोया हुआ आदमी जागकर सही निशाना लगाता है। अब दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या कहते हो?
क्या इसे युद्ध से पहले नींद की छुट्टी मिलनी चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अगर ये सच में 3 दिन सो सकता है तो इसे मौका मिलना चाहिए, लेकिन एक शर्त पर। अकबर बोले, क्या शर्त? बीरबल बोले, इसकी नींद को युद्ध का हथियार मान लिया जाए। अगर ये 3 दिन सोएगा तो 3 दिन की चौकसी भी यही करेगा, नींद में ही। अकबर ने मजे में कहा, ठीक है बीरबल, कर लो इसका परीक्षण। 3 दिन सोए, और अगर जागकर सच्चा साबित हो गया तो इसे सोने की तलवार दी जाएगी। खान बहादुर खराट को एक आरामदायक बिस्तर दिया गया। पास में 2 सिपाही रखे गए जो उसकी नींद की निगरानी करेंगे। दिन बीता, रात बीती, और वो सच में लगातार सोता रहा। पहला दिन, दूसरा दिन, और तीसरा दिन। तीसरे दिन जब उसे जगाया गया तो उसने अंगड़ाई लेकर कहा, हुजूर, अब मैं तैयार हूं, मेरी नींद पूरी हो गई है। अकबर ने कहा, अब साबित करो कि तुम्हारी नींद बेकार नहीं थी। बीरबल ने आदेश दिया, इस सिपाही को युद्ध भूमि में ले चलो, लेकिन असली युद्ध नहीं, मैं इसका एक नींद वाला युद्ध करवाऊंगा। बीरबल ने सैनिकों से कहा, एक नकली युद्ध रचो, सामने 10 लोग खड़े करो जो केवल ढोल और आवाज से डराने का अभिनय करें। ढोल बजने लगे, सैनिक दौड़ने लगे, चारों ओर मारो, पकड़ो की आवाजें गूंज उठीं। खान बहादुर अपनी तलवार निकालकर बोला, रुको, पहले मैं एक जम्हाई ले लूं। और तभी वो खड़ा खड़ा सो गया। पूरा दरबार हंसी से फट पड़ा। अकबर बोले, वाह, क्या बहादुरी है, दुश्मन डर के मारे खुद मर जाएंगे, ये तो सोकर वार करता है। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, ये युद्ध में नहीं लड़ सकता, लेकिन युद्ध रोक जरूर सकता है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, क्योंकि जब ये सोएगा बाकी सैनिक इसकी खर्राटों से परेशान होकर भाग जाएंगे, और दुश्मन इसे देखकर सोचेगा कि ये मर चुका है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज गया। अकबर बोले, लेकिन बीरबल, अब इसका क्या किया जाए? ये तो युद्ध से पहले ही हार गया। बीरबल बोले, जहांपनाह, इसे दंड मत दीजिए, इसे इनाम दीजिए, राज्य का नींद मंत्री बनाकर। अकबर ने हंसते हुए कहा, नींद मंत्री? वो क्या करेगा? बीरबल बोले, जहांपनाह, ये उन लोगों को सलाह देगा जो बेवजह काम से भागते हैं, जिम्मेदारी से डरते हैं और हर काम टालते हैं। ये उन्हें सिखाएगा, अगर काम नहीं करना तो कम से कम चैन से सो। अकबर मुस्कराए, वाह बीरबल, ये तो बड़ा दिलचस्प पद है, पर इसका वेतन? बीरबल बोले, इसका वेतन नींद में मिलेगा, हर महीने 2 ख्वाब और 1 खर्राटा। दरबारियों की हंसी से महल गूंज उठा। खान बहादुर बोला, जहांपनाह, मैं मानता हूं कि मैं आलसी था, लेकिन बीरबल ने मेरी आलस को मजाक में बदलकर मुझे शर्मिंदा नहीं किया, बल्कि समझाया है। बीरबल बोले, जो इंसान अपनी जिम्मेदारी से भागता है वो सोता नहीं, अपनी जिंदगी को सुला देता है, और जो जागकर काम करता है वो इतिहास लिखता है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारा ये न्याय निंद्रितों के लिए जागृति बन जाएगा। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, हर नींद का अंत एक जागृति से होता है, बस कुछ लोग उसे देर से पहचानते हैं। खान बहादुर को अकबर ने सेना में ही रखा, लेकिन उसे एक खास जिम्मेदारी दी गई, रात के पहरे की। वो अब रात में जागता था, और मजे की बात यह थी कि जो कभी नींद में युद्ध करता था वही अब दूसरों को जगाता था। एक दिन अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, देखो तो सही, हमारा नींद मंत्री अब जागरण मंत्री बन गया है। बीरबल बोले, जहांपनाह, यही तो जीवन का असली सबक है, जो आलस से जाग जाए वो सच्चा सैनिक बन जाता है। मोरल, सीख, आलस सबसे बड़ा दुश्मन है। जो मेहनत से भागता है वो अवसरों की नींद सुला देता है, पर जो जागकर जिम्मेदारी निभाता है वही असली वीर कहलाता है। हास्य में भी छिपी यही सच्चाई है, सोने से नहीं, जागने से जीत मिलती है। अकबर की मूर्खता का मुकदमा,
जिसे सुनकर पूरा दरबार हंस पड़ा। मुगल दरबार में उस सुबह माहौल बड़ा अनोखा था। सूरज की किरणें संगमरमर के फर्श पर नाच रही थी और अकबर बादशाह राज सिंहासन पर बैठकर नए फरमानों की समीक्षा कर रहे थे। दरबार में तिल भर भी आवाज नहीं थी, बस बीरबल की मुस्कान जो अकबर की हर नजर को चुनौती दे रही थी। तभी अकबर बोले, बीरबल, मैंने इतने अपराधों के मुकदमे देखे हैं, चोरों, ठगों, झूठों और पागलों तक के, पर आज मैं चाहता हूं कि एक अनोखा मुकदमा चलाया जाए। बीरबल ने सिर झुकाकर पूछा, हुजूर, किसका मुकदमा? अकबर ने गंभीर चेहरा बनाया और बोले, मेरा। दरबार में खुसर पुसर मच गई। आपका, हुजूर? तानसेन ने हैरानी से पूछा। हां, अकबर बोले, आज मैं चाहता हूं कि बीरबल मेरी मूर्खता का मुकदमा चलाए। पूरा दरबार पहले तो सन्न रह गया, फिर ठहाका लगाकर हंस पड़ा, लेकिन बीरबल ने आंखें झुका ली और बोला, हुजूर, अगर ये फरमान है तो मुकदमा चलेगा, पर सावधान रहिएगा, न्याय का तराजू किसी राजा या मंत्री को नहीं पहचानता। अकबर मुस्कुराए, बिल्कुल, मैं तैयार हूं। अगले दिन दरबार के बीचों बीच एक नकली अदालत लगाई गई। सामने एक बड़ा लाल गलीचा बिछा था, जिस पर अकबर स्वयं अभियुक्त के रूप में बैठे थे। सिंहासन पर बैठा था बीरबल, न्यायाधीश बनकर। दरबारियों में हंसी छिपाए नहीं छिप रही थी। बीरबल ने कहा, मुकदमा शुरू किया जाए। अभियुक्त अकबर बादशाह पर आरोप है कि उन्होंने हाल ही में ऐसा कार्य किया जिससे पूरे राज्य को मूर्खता का उदाहरण मिला। अकबर ने गंभीरता से कहा, मुझे बताया जाए, मेरी मूर्खता कहाँ हुई? बीरबल ने तानसेन को इशारा किया, पहले गवाह को बुलाया जाए। तानसेन उठा और बोला, हुजूर, 3 दिन पहले आपने हुक्म दिया था कि पूरे आगरा में रात को सूरज जलाया जाए ताकि लोगों को उजाला मिले। दरबार में ठहाका फूट पड़ा। अकबर बोले, मैंने कहा था कि दीपक ऐसे जलाओ जैसे सूरज हो, ये तो रूपक था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मूर्खता नंबर 1, आदेश ऐसा जो समझ में ना आए और जनता भ्रम में पड़ जाए। अकबर ने सिर खुजाया, अच्छा, मान लिया। अब दूसरा गवाह आया, एक किसान। वो हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, आपने आदेश दिया कि हर खेत में मोर पाले जाए ताकि फसल सुंदर लगे, लेकिन मोरों ने फसल ही खा ली। दरबार फिर हंस पड़ा। बीरबल ने कहा, मूर्खता नंबर 2, सुंदरता के लिए उपयोगिता का बलिदान। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो मजाक में कहा था। बीरबल बोला, राजा के मजाक भी फरमान माने जाते हैं। हुजूर, अकबर को अपनी मूंछें मरोड़नी पड़ी। ठीक है, आगे बढ़ो। अब दरबार में आई एक बुजुर्ग महिला। वो बोली, हुजूर, आपने कहा था कि दरबार में कोई भी बूढ़ा न दिखे, सब जवान लगे। तो हमने दाढ़ी रंगी, बाल छिपाए, मगर लोग हमें चिढ़ाने लगे। अब हर कोई कहता है, राजा को जवान दिखाने के चक्कर में खुद मजाक बन गए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, मूर्खता नंबर 3, सच्चाई छिपाने की कोशिश। अकबर बोले, अब तो तुम दरबारियों को भी मेरे खिलाफ करोगे? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, न्याय में भावनाएं नहीं, सबूत चलते हैं। अब दरबार में एक व्यापारी आया। बोला, हुजूर, आपने आदेश दिया था कि हर चीज पर मेरा चेहरा छापो, तो हमने केले पर भी छाप दिया। अब जनता कहती है कि राजा खुद बिक रहे हैं। पूरा दरबार ठहाके से गूंज उठा। अकबर भी हंसी न रोक सके। बीरबल ने कहा, मूर्खता नंबर 4, आत्मप्रचार का अंधापन। अकबर बोले, तो तुम्हारे हिसाब से मैं मूर्ख राजा हूं? बीरबल शांत स्वर में बोले, हुजूर, आप बुद्धिमान हैं, पर बुद्धिमानों की सबसे बड़ी मूर्खता यही होती है कि वे कभी मूर्खता मानते नहीं। अब अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। बीरबल ने कहा, हुजूर, अंतिम गवाह बुलाया जाए। इस बार गवाह कोई और नहीं, खुद बीरबल था। उसने कहा, मैं भी इस मुकदमे में गवाही देता हूं कि आपकी मूर्खता सबसे बड़ी थी जब आपने कहा,
मुझे मेरी मूर्खता का मुकदमा चाहिए, क्योंकि जो राजा अपनी मूर्खता को पहचानने की कोशिश करता है वही असली बुद्धिमान होता है, और जो इसे न पहचान सके वही सच्चा मूर्ख। दरबार में एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर अकबर ठहाका लगाकर बोले, बीरबल, तुमने मुझे मेरी ही गलती में जीत दिला दी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, सच्चा मुकदमा वो होता है जो किसी को सजा नहीं, समझ देता है। बीरबल ने घोषणा की, मुकदमे का फैसला यह है कि अकबर बादशाह ने 3 मूर्खताएं की, पर चौथी बुद्धिमानी से सब मिटा दी। अतः उन्हें राज्य के सबसे समझदार मूर्ख की उपाधि दी जाती है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने खुद तालियां बजाईं और बोले, आज का दरबार बंद नहीं, बल्कि खुला रहेगा, ताकि हर कोई अपनी मूर्खता पर हंस सके। उस दिन आगरा में पहली बार एक राजा ने खुद की गलती पर उत्सव मनाया। लोग कहते हैं, उस रात अकबर के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। शायद इसलिए कि उन्होंने अपने भीतर के राजा को नहीं, अपने भीतर के इंसान को जीत लिया था। मोरल, सीख, सच्चा बुद्धिमान वही है जो अपनी मूर्खता को पहचान ले। गलती स्वीकार करना हार नहीं, बल्कि समझदारी की सबसे ऊंची जीत है। जब एक लालची व्यापारी ने अकबर को खरीदने की कोशिश की, बीरबल का अद्भुत न्याय। दिल्ली का दरबार उस दिन जैसे सुनहरी रोशनी में नहा रहा था। अकबर शाही आसन पर बैठे थे और उनके सामने दरबारियों की भीड़ थी। तभी एक भव्य पालकी रुकी। उससे उतरा एक व्यक्ति, रेशमी कपड़ों में, गले में मोतियों की माला, उंगलियों में सोने की अंगूठियां और चेहरे पर आत्मविश्वास की लकीरें। वो था सेठ धन सुखलाल, दिल्ली का सबसे अमीर व्यापारी। वो झुककर बोला, सलाम जहांपना, मैं आपके लिए तोहफा लाया हूं। अकबर मुस्कुराए, तोहफा? शहंशाह को? सेठ बोला, हाँ हुजूर, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूं। उसने एक बड़ा संदूक खोल दिया। उसमें सोने की थैलियां, हीरे जवाहरात और रेशमी वस्त्र भरे थे। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने पूछा, ये सब किस लिए? सेठ बोला, जहांपना, मैं आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहता हूं, बस इस मामूली तोहफे के बदले। अकबर हंसे, कहो क्या चाहते हो? सेठ ने सिर झुकाकर कहा, मैं दिल्ली के बाजारों का एकमात्र व्यापारी बनना चाहता हूं। बस ये फरमान जारी कर दीजिए कि कोई दूसरा व्यापारी व्यापार न करे। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपना, अब ये तो बहुत दिलचस्प प्रस्ताव है। आखिर ये शहंशाह को खरीदना चाहता है। दरबारियों में खुसर पुसर होने लगी। अकबर बोले, सेठ धन सुखलाल, क्या तुम सच में सोचते हो कि अकबर को खरीदा जा सकता है? सेठ बोला, जहांपना, हर चीज का दाम होता है। अगर मेरा सोना कम पड़े तो मैं और दूंगा। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपना, अगर इजाजत हो तो मैं इस सौदे की कीमत तय करना चाहूं। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, देखो तो सही ये सौदा कितना भारी पड़ता है। बीरबल मुस्कुराए, सेठ जी, आप कहते हैं कि शहंशाह बिक सकते हैं, तो चलिए एक दिन के लिए खरीद लीजिए उन्हें। सेठ बोला, एक दिन? बीरबल बोले, हां, आप उन्हें खरीद लीजिए और जो चाहे करिए। अकबर भी इस खेल में शामिल हो गए। ठीक है, मैं बिकता हूं, पर कीमत वही तय करेगा। बीरबल ने कहा, तो कीमत होगी एक कानून की इज्जत, एक इंसाफ का विश्वास और एक राज्य की आत्मा। सेठ बोला, ये तो मैं समझा नहीं। बीरबल बोले, सोने चांदी से वो चीज नहीं खरीदी जा सकती जो इंसाफ की बुनियाद है। अगर तुम अकबर को खरीद लोगे तो कानून बिक जाएगा। जब कानून बिक जाएगा तो जनता मर जाएगी, और जब जनता खत्म होगी तो तुम्हारा व्यापार किससे होगा? सेठ के चेहरे से रंग उड़ गया। बीरबल ने कहा, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें मौका देता हूं। कल दरबार में आना और अपने खरीदे हुए शहंशाह से पहला आदेश दिलवाना। अगले दिन दरबार लगा। सेठ मुस्कुराता हुआ आया।
बोला, जहांपनाह, अब आप मेरे हो चुके हैं। मेरा पहला आदेश है, सभी व्यापारी मुझसे सोना बेचे, कोई और नहीं। अकबर बोले, जैसा मालिक कहे। फिर उन्होंने बीरबल से कहा, जाओ, सेठ का हुक्म पूरा करो। बीरबल दरबार से बाहर गए। थोड़ी देर बाद सैनिकों के साथ लौटे। उन्होंने सेठ के गले में रस्सी डाल दी और बोला, जहांपनाह, अब ये व्यापारी भी किसी का माल बन चुका है, इसे पकड़कर बेच दो। आखिर इसका मालिक तो आप है और आप बिक चुके हैं। सेठ हक्का बक्का रह गया। क्या मतलब? बीरबल बोले, जब राजा बिक सकता है तो प्रजा भी बिकेगी। जब प्रजा बिकेगी तो तू खुद बिक जाएगा। इसलिए मत भूल, लालच का सौदा हमेशा नुकसान में होता है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, बीरबल, तुमने इस लालच को उसके ही जाल में फंसा दिया। सेठ धन सुखलाल जमीन पर गिरकर बोला, माफ कीजिए जहांपनाह, मेरी आंखें खुल गई। मैंने सोचा था धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर आज जाना इंसाफ और इज्जत का कोई दाम नहीं। अकबर मुस्कुराए, जाओ सेठ, अब अगर व्यापार करना है तो सच्चाई से करो। और याद रखना, सोने का ताज सिर को भारी करता है, लेकिन ईमान का ताज सिर को ऊंचा। बीरबल बोले, जहांपनाह, जो लालच से राजाओं को खरीदना चाहता है वो अपनी आत्मा पहले ही बेच चुका होता है। दरबार में सब हंस पड़े। उस दिन बीरबल का नाम फिर गूंजा, इंसाफ का रक्षक, बुद्धि का बादशाह। मोरल, सीख, धन से केवल चीजें खरीदी जा सकती है, इज्जत नहीं। जो लालच में न्याय को तोलता है वो खुद अपने ही जाल में गिरता है। सच्चाई और ईमान सबसे कीमती दौलत है, जो न बिकती है न मिटती है। जब अकबर ने कहा, बीरबल, मेरी मूंछों की इज्जत बचाओ। ये कहानी है शाही दरबार की, जहां बात सिर्फ मूंछों की नहीं थी, बात थी बादशाह की इज्जत, और उसे बचाने के लिए मैदान में उतरा था एक हीरो, बीरबल। एक दिन अकबर बादशाह अपने आईने के सामने खड़े होकर बड़ी सावधानी से अपनी मूछें संवार रहे थे। आईने में झांकते हुए बोले, वाह अकबर, क्या मूछें हैं तेरी, देखकर तो शेर भी शर्माए। पास ही खड़ा नौकर दबे हंसी को रोकते हुए बोला, हुजूर, आपकी मूछें तो आसमान छू रही है। अकबर मुस्कराए, ऐसी मूछें तो बादशाहत की पहचान होती है। जो मूछें ऊंची उसकी शान ऊंची। इतना कह ही रहे थे कि तभी दरबार में एक खबर पहुंची। जहांपनाह, पड़ोसी राज्य का राजा राजा गोपाल सिंह दिल्ली आ रहा है। उसने कहा है कि वो बादशाह से एक अनोखी शर्त लगाएगा। अकबर की भौहें तंग गई। शर्त? और वो भी मुझसे? देखता हूं कौन है वो जो अकबर को चुनौती देने आया है। अगले दिन राजा गोपाल सिंह शाही दरबार पहुंचा। उसकी मूंछें अकबर से भी ज्यादा लंबी, मुड़ी हुई और चमकदार थी। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। कुछ दरबारी एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। लगता है आज दरबार में मूंछों की जंग होगी। राजा गोपाल सिंह बोला, जहांपनाह, मैंने सुना है आपकी मूंछें बहुत मशहूर है, लेकिन मेरी मूंछें भी किसी से कम नहीं। आज देखिए कौन असली बादशाह की मूंछें रखता है। अकबर ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, राजा गोपाल, अकबर की मूंछों की इज्जत पूरे हिंदुस्तान में है। अगर तुम्हारी मूंछें बड़ी है तो दिल छोटा मत करना। राजा गोपाल हंसते हुए बोला, तो ठीक है बादशाह सलामत, चलिए मुकाबला हो जाए। मूंछों की शर्त तय हुई। जो अपनी मूंछों की इज्जत बचा न पाए उसे सबके सामने अपनी मूंछें कटवानी होंगी। सारा दरबार हैरान रह गया। बीरबल के कान खड़े हो गए। ओह, अब तो मामला गंभीर है। अकबर को अपनी मूंछों पर बड़ा गर्व था। उन्होंने कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन यह मुकाबला सिर्फ लंबाई का नहीं, इज्जत का होगा। राजा गोपाल ने कहा, तो फिर कल दरबार में देखा जाएगा कौन मूंछों वाला सच्चा बादशाह है। उस रात अकबर बेचैन थे। आईने के सामने बैठे बार बार मूंछें संवार रहे थे। उन्होंने खुद से कहा, अगर कल मैंने शर्त हार दी तो मेरी मूंछें नहीं
मेरी बादशाहत कट जाएगी। उसी वक्त बीरबल दरबार में पहुंचे। हुजूर, क्यों इतने परेशान हैं? आज तो आपकी मूंछें भी चिंतित लग रही हैं। अकबर ने धीरे से कहा। बीरबल, ये गोपाल सिन्हा मूंछों का मुकाबला कर रहा है। उसने कसम खाई है कि अगर मैं हार गया तो वो मेरी मूंछें काट देगा। अब बताओ, मेरी मूंछों की इज्जत कैसे बचेगी? बीरबल मुस्कराए। हुजूर, मूंछें बालों से नहीं, अक्ल से बचती है। आप बस कल का दरबार मेरे हवाले कीजिए। सुबह सुबह दरबार खचाखच भरा हुआ था। अकबर और राजा गोपाल सिंह आमने सामने बैठे। दोनों की मूंछें हवा में झूल रही थी, जैसे कोई जंग के लिए तैयार सैनिक हो। राजा गोपाल बोला, चलो बादशाह, देखिए मेरी मूंछें आपकी मूंछों से 2 इंच लंबी है। हार मान लो। अकबर बोले, लंबाई से नहीं, इज्जत से मूंछ बड़ी होती है। तभी बीरबल आगे बढ़े और बोले, अगर इजाजत हो तो मैं इस शर्त का निर्णय करूं। हुजूर। दोनों राजा राजी हो गए। बीरबल बोले, तो फिर इस मूंछों की इज्जत की परीक्षा 3 चरणों में होगी। बीरबल ने कहा, पहला चरण, मूंछों का वजन तौला जाएगा। जिसकी मूंछ भारी होगी वही विजेता। राजा गोपाल जोर से हंसे। मूंछ का वजन? क्या मूंछों के भी तोले होते हैं? बीरबल बोले, ज्ञान का भी तो वजन नहीं होता, फिर भी सब मापते हैं। दरबार में तराजू लाई गई। राजा गोपाल ने अपनी मूंछ का एक बाल तोड़ा, तराजू पर रखा। कुछ नहीं हुआ। अकबर ने मुस्कुराकर अपनी मूंछ का बाल तोड़ा, रखा, तराजू हल्का सा झुका। बीरबल बोले, हुजूर की मूंछों में सम्मान का बोझ है और यही वजन उनकी जीत का कारण है। दरबार तालियों से गूंज उठा। पहला चरण, अकबर विजेता। अब बीरबल बोले, दूसरा चरण, हर राजा को अपनी मूंछों से जुड़ी एक बहादुरी की कहानी सुनानी होगी। राजा गोपाल बोले, एक बार मेरी मूंछों की कसम खाकर मैंने 50 सैनिकों को हराया। अकबर ने कहा, एक बार मेरी मूंछों को अपमानित करने वाला मंत्री आज भी दिल्ली में जूते साफ करता है। बीरबल बोले, वाह, मूंछों की कस्मों में भी फर्क है। किसी ने मूंछों से लड़ाई की, किसी ने मूंछों की शान बचाई। दूसरा चरण भी अकबर के नाम गया। अब बीरबल बोले, तीसरा और आखिरी चरण, बुद्धि का। जो अपने जवाब से साबित कर दे कि मूंछें सिर्फ शोभा नहीं, शान की समझ भी देती है, वही असली बादशाह। बीरबल ने दोनों से पूछा, अगर किसी दिन आपकी मूंछें खुद बोलने लगे तो वो क्या कहेंगी? राजा गोपाल बोले, मेरी मूंछें कहेंगी, मैं सबसे बड़ी हूं। अकबर मुस्कराए। मेरी मूंछें कहेंगी, जब तक बादशाह सच्चा है मैं सिर उठाए रहूंगी। पूरा दरबार गूंज उठा। वाह बीरबल, वाह अकबर। बीरबल बोले, हुजूर, आपकी मूंछें अहंकार नहीं, आत्मसम्मान की निशानी है और यही सच्ची इज्जत है। तीनों चरणों में अकबर विजेता घोषित हुए। राजा गोपाल सिंह ने सिर झुकाया। मैं हार गया बादशाह, आपकी मूंछों की इज्जत सलामत रहे। मुकाबले के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने ये खेल ऐसे कैसे पलट दिया? बीरबल बोला, हुजूर, मूंछों का मुकाबला मूंछों से नहीं, दिमाग से जीतना पड़ता है। मैंने बस मूर्ख को अपनी मूर्खता में उलझा दिया। अकबर बोले, तो असली मूंछें तो तुम्हारी है बीरबल, बुद्धि की मूंछें। बीरबल हंसते हुए बोले, हुजूर, मूंछें तो बाल है, पर इज्जत इंसान के कर्मों में होती है। जो सही करे वही मूंछों वाला असली मर्द कहलाता है। अकबर इतने खुश हुए कि उन्होंने उस दिन दरबार में मूंछों की दावत रख दी। हर मंत्री को मूंछों की तारीफ में एक पंक्ति कहनी पड़ी। कोई बोला, मूंछें हैं तो मर्द है। कोई बोला, मूंछों की झलक में बादशाहत दिखती है। और एक दरबारी ने कहा, मूंछें झुकी तो अक्ल गई। अकबर जोर से हंसे, बोले, आज बीरबल ने मेरी मूंछों की नहीं, मेरी इज्जत की हिफाजत की है, और ऐसी हिफाजत सिर्फ अक्लमंद ही कर सकता है। कहानी का सार, मोरल, असली शान मूंछों की नहीं, इंसान की सच्चाई और बुद्धि की होती है। जो अपनी इज्जत को अहंकार नहीं,
आत्मसम्मान समझे, वही सच्चा विजेता होता है। बीरबल और बुद्धू पंडितों की मूर्खता की परीक्षा। एक दिन की बात है। अकबर बादशाह अपने शाही बाग में बैठे कुछ सोच में डूबे थे। बगल में बैठे बीरबल ने पूछा, हुजूर, आज इतने गंभीर क्यों हैं? क्या किसी ने कर नहीं भरा या किसी मंत्री ने फिर गलती कर दी? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बीरबल, आज मैं कुछ अलग सोच रहा हूं। दरबार में आए दिन कोई न कोई खुद को विद्वान बताता है। कोई कहता है कि वो पंडित है, कोई कहता है कि उसके ज्ञान के आगे ब्रह्मा भी झुक जाए। बीरबल ने कहा, हुजूर, दरबार में पंडितों का आना तो आम बात है, लेकिन आप इतने परेशान क्यों? अकबर बोले, क्योंकि बीरबल, मुझे आज सुबह 3 पंडित मिले जिन्होंने दावा किया कि वे धरती के सबसे बड़े ज्ञानी हैं, और उन्होंने मेरी परीक्षा लेने की चुनौती दी है। बीरबल ने हंसकर कहा, हुजूर, तो इसमें चिंता की क्या बात है? आज इन बुद्धू पंडितों की असली परीक्षा हम लेंगे। अकबर ने कहा, अगर तुम तैयार हो तो कल दरबार में तीनों पंडितों को बुलाया जाए। बीरबल ने सिर झुकाया, हुजूर, कल दरबार में ज्ञान की नहीं, मूर्खता की असली परीक्षा होगी। अगले दिन दरबार में 3 पंडित बड़े घमंड से आए। पहले पंडित के सिर पर बहुत बड़ी पगड़ी थी, जैसे किसी पहाड़ को सिर पर रख लिया हो। दूसरे पंडित के गले में सुमाला थी, और तीसरा पंडित तो आंखें बंद कर चला रहा था। बोला, मैं देखे बिना सब जान लेता हूं, क्योंकि मेरे ज्ञान की आंखें खुली है। दरबारियों ने आपस में कानाफूसी शुरू कर दी। ये लोग सच में पंडित हैं या तमाशेबाज? अकबर ने कहा, बीरबल, आज इन तीनों पंडितों की परीक्षा तुम लोगो। अगर वे सच में ज्ञानी निकले तो इनाम मिलेगा, और अगर मूर्ख निकले तो सजा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, आज दरबार में ज्ञान की नहीं, मूर्खता की गंध फैली है। चलिए इस गंध का स्रोत खोजते हैं। बीरबल ने पहले पंडित से पूछा, पंडित जी, आप कहते हैं कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं, तो बताइए, हवा का वजन कितना होता है? पंडित ने आंखें बंद की, माथे पर हाथ रखा और बोला, हवा का वजन ठीक उतना होता है जितनी हवा होती है। दरबार में ठहाका लग गया। अकबर बोले, तो इसका मतलब? पंडित बोला, मतलब ये कि अगर हवा ज्यादा होगी तो वजन ज्यादा, अगर कम होगी तो वजन कम। बीरबल ने ताली बजाई, वाह पंडित जी, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं कि खुद हवा भी शर्मा जाए। फिर बीरबल बोले, हुजूर, अगर ये ऐसे ही जवाब देते रहे तो हमें अगली बार आकाश का स्वाद भी बता देंगे। अब बीरबल ने दूसरे पंडित की ओर देखा जो 100 माला पहने था। बीरबल ने पूछा, पंडित जी, आप तो बहुत पढ़े लिखे लगते हैं, बताइए, गधा उड़ क्यों नहीं सकता? पंडित ने आत्मविश्वास से कहा, क्योंकि गधे ने कभी उड़ने की कोशिश ही नहीं की। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर भी मुस्कुराए, तो क्या आप उड़ने की कोशिश करेंगे पंडित जी? पंडित बोला, अगर बादशाह हुक्म दे तो मैं उड़ भी सकता हूं। बीरबल ने हंसकर कहा, हुजूर, इसे जरा रस्सी से बांध दीजिए, वरना ये सच में उड़े तो महल की छत टूट जाएगी। अब बारी तीसरे पंडित की थी, वही जो आंखें बंद कर बैठा था। बीरबल ने पूछा, पंडित जी, आप तो बिना देखे सब जानते हैं, बताइए, चमचे और चांद में क्या समानता है? पंडित ने गंभीर स्वर में कहा, दोनों ही गोल है और दोनों ही रात में चमकते हैं। दरबार में ठहाका गूंज उठा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, अगर यही ज्ञान है तो हमारे रसोइये को भी पंडित बना दे। बीरबल ने तुरंत जोड़ा, हुजूर, फर्क सिर्फ इतना है कि रसोइये का चमचा पेट भरता है और इनका चमचा दिमाग खाली करता है। अब बीरबल ने कहा, हुजूर, अब मैं इन तीनों को एक साथ परीक्षा दूंगा। जो इसे पास करेगा वही असली ज्ञानी कहलाएगा। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, शुरू करो। बीरबल ने तीनों पंडितों को एक ही सवाल पूछा, अगर कोई व्यक्ति एक हाथ में आग और दूसरे हाथ में बर्फ पकड़े तो उसके पास क्या होगा? पहला पंडित बोला, वो भगवान होगा। दूसरा बोला, वो मूर्ख होगा।
तीसरा बोला, वो बीरबल होगा। पूरा दरबार जोर से हंस पड़ा। बीरबल ने कहा, वाह, अब तो मुझे भी यकीन हो गया कि ज्ञान और मूर्खता में बस एक पगड़ी का फर्क होता है। अकबर बोले, बीरबल, इन तीनों को क्या सजा दी जाए? बीरबल बोला, हुजूर, इनकी सजा इनका खाना है। बीरबल ने आदेश दिया कि तीनों पंडितों के लिए शाही भोज तैयार किया जाए। लेकिन भोजन में रखा गया था एक प्लेट में खाली रोटी, दूसरी में सूखी हवा और तीसरी में पानी में भीगे कागज के टुकड़े। तीनों पंडित चौंके। ये क्या खाना है बीरबल? बीरबल बोला, जैसा ज्ञान वैसा भोजन। ये हवा का स्वाद, गधे की उड़ान और चमचे की चमक, सब इसमें मौजूद है। अकबर हंसते हंसते कुर्सी से गिर पड़े। अब अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने इन्हें मूर्ख कैसे साबित किया? बीरबल बोला, हुजूर, विद्वान वो नहीं जो बड़े शब्द बोले, बल्कि वह है जो अपनी अज्ञानता को पहचान सके। ये तीनों मूर्ख इसलिए हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि वे सब जानते हैं, और यही सबसे बड़ी मूर्खता है। अकबर बोले, वाह बीरबल, आज तुमने दरबार में सिर्फ 3 मूर्ख नहीं बल्कि 3 आईने दिखा दिए। बीरबल मुस्कराया, हुजूर, मूर्खता की परीक्षा कोई और नहीं, खुद मूर्ख ही पास करता है, क्योंकि उसे अपने अज्ञान पर गर्व होता है। अकबर ने आदेश दिया, इन पंडितों को कुछ सोने के सिक्के दिए जाए ताकि ये जाकर अपनी मूर्खता का प्रचार कर सकें। बीरबल ने जोड़ा, हुजूर, इन्हें ज्ञान के व्यापारी नहीं, मूर्खता के दूत कहा जाए, ताकि देश में लोग जान सके कि असली पंडित कौन होता है। तीनों पंडित गुस्से में दरबार से निकले, लेकिन रास्ते में झगड़ पड़े कि सबसे बड़ा पंडित कौन है, और अंत में तीनों एक दूसरे को मूर्ख कहकर लड़ते झगड़ते दिल्ली की गलियों में गुम हो गए। कहानी का सार, मोरल, असली ज्ञानी वही होता है जो अपने अज्ञान को पहचान ले। जो व्यक्ति खुद को सबसे बड़ा बुद्धिमान समझे, वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। एक दिन अकबर बादशाह अपने महल की छत पर बैठे हुए बाग की ओर देख रहे थे। हवाएं हल्की हल्की चल रही थी और दरबार का शोर दूर से आता रहा। उसी समय पास से बीरबल आ बैठे। जैसा कि अक्सर होता, उनकी आंखों में चपलता और होठों पर हल्की मुस्कान थी। हुजूर, बीरबल ने नम्रता से कहा, आज मौसम बहुत अच्छा है, पर दरबार में थोड़ी हलचल कम और आलस्य ज्यादा सा लग रहा है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, आलस्य? क्या बात है बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल कल से हमारे शहर में 3 मजदूर चर्चित हैं। तीनों इतने आलसी हैं कि लोग उनकी कहानियां सुनकर हंसते हैं। पर कल इन्हीं तीनों ने दरबार में आकर हुजूर को चुनौती दी कि यदि आप उन्हें अपनी नाक का एक बाल काट कर दें तो वे तीनों काम कर दिखाएंगे, वरना वे दावे के मुताबिक रोजाना सारा दिन सोएंगे और किसी का काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, अगर आप हमें काम पर लगाएंगे तो हम दिखा देंगे कि आलस्य भी कला है। अकबर की आंखें चमक उठीं। आलस्य की कला, ये तो अनोखा दावा है। बुलाओ इन्हें, मैं खुद देखूंगा। बीरबल ने सिर हिलाया, हुजूर, यही मेरी सोच भी थी, पर मैं ये भी जानना चाहता हूं कि क्या वो वास्तव में आलसी है या बस चालाकी कर रहे हैं। यदि वे सचमुच आलसी हैं तो हमें उन्हें सुधारना होगा, और अगर चालाक है तो उन्हें बेनकाब करना मेरी जिम्मेदारी है। अगले दिन तीनों आलसी मजदूर शाही दरबार में लाए गए। पहला मजदूर था चिरकुटा, जो हमेशा आधा खोलकर चप्पल पहनता। दूसरा था निंदराम, जिसकी आंखों के नीचे सिगरेट की तरह गहरे घेरे थे, हालांकि वो सिगरेट नहीं पीता था, बस दिखावा। और तीसरा था झंझन, जो अपने हाथों में हमेशा एक पुराना पख्ता लेकर चलता और उसे पलटते हुए कहा करता, काम तो करना है लेकिन सही समय पर। अकबर ने ठहाका लगाकर कहा, तो ये है हमारे आलसी महारथी। तीनों ने बड़ी शान से तख्त के पास झुककर कहा, हमें मत आकिए हुजूर, हम आरंभ में आलसी माने जाए पर काम की विधि में महारत रखते हैं। अकबर ने आदेश दिया, ठीक है बीरबल, तुम इनकी परख लेना। बीरबल ने तीनों को कहा, आज तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी है,
ताकत की, चाल की और बुद्धि की। जो तीनों पास कर लेगा वही असली मजदूर होगा। जो फिसल जाएगा उसे गांव भर में आलसी घोषित कर दिया जाएगा। तीनों ने एक स्वर में कहा, हुजूर, हम तैयार हैं। पर बीरबल की आंखें कुछ अलग ही महाडेख रही थी। वो एक जासूस की तरह सूक्ष्म संकेतों और चालों पर ध्यान दे रहा था। यहां कहानी में बीरबल की जांच यानी इन्वेस्टिगेशन की अजीब और मजेदार शैली सामने आती है। पहली परीक्षा, ताकत और धीरज की। पहली परीक्षा में तीनों को शाही बगीचे से एक बड़ा सा गुड़ का गोला ऊंचे मंच तक लाना था। बाकी मजदूरों ने यह काम 2-3 हफ्तों में पूरा कर दिया होता, पर बीरबल ने कहा कि यह काम बुद्धि व चाल से होना चाहिए, न कि केवल जोर आजमाइश से। तीनों ने देखे बिना काम शुरू किया। चिरकुटा घसीटते घसीटते, निंदराम बीच बीच में झपकी लेते हुए और झंझन हर बार पख्ते को उलटकर आराम से बैठ जाता। बीरबल ने ध्यान दिया कि चिरकुटा बार बार कुछ गिन रहा है, लेकिन उसकी गिनती हमेशा अधूरी रहती। निंदराम अक्सर एक पैर पर टिक कर गोला खींचता और झंझन बस बातें करता रहा। जब गोला आधा रास्ता आया तो चिरकुटा अचानक बैठ गया और चिल्लाया, मैं नहीं करूंगा, पका हुआ नहीं है। यह सुनकर पूरे दरबार में हंसी छूट पड़ी। पर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यह तो जाहिर है कि ये लोग आज थोड़े बहुत आलसी हैं, पर असली परख तो अभी बाकी है। दूसरी परीक्षा, चाल और कौशल की। दूसरी परीक्षा में बीरबल ने तीनों को दिया एक जटिल काम। राज्य के एक छोटे पुल पर से एक प्याला चावल को बिना गिराए दूसरी ओर पहुंचाना। मगर शर्त यह थी कि प्याला में केवल एक ही चावल का दाना गिरना चाहिए, कोई भी हिलडुल नहीं सकता था। सभी ने प्यालों को लिया और पुल पर लगे वृक्षों की टहनियों से उसे बांधकर आगे बढ़ने लगे। चिरकुटा ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, पर हर कदम पर वो कुछ न कुछ गवा देता। उसकी चाल सुस्त और अव्यवस्थित थी। निंदराम ने बीच में जुठासा बहाना बनाया कि सूरज बहुत तेज है, और झंझन ने एक एक करके चावल की कटोरी के चारों ओर छोटे छोटे छेद कर दिए कि प्याला सांस ले सकेगा, और दूसरों को यह समझाने लगा कि यही तो उसकी महानता है। बीरबल ने देखा कि झंझन के छेदों के कारण वायु का संचार हुआ और प्याला झटके खाने पर स्थिर रह गया, पर वो सब चालाकी थी, न कि सच्चा श्रम। चिरकुटा और निंदराम के हालात भी अलग नहीं थे। दोनों ने धीरे धीरे काम पूरा किया, पर निंदराम ने कई बार प्याला झटक लिया पर गिरा नहीं, और चिरकुटा ने पूरे रास्ते पर चावल के दाने गवा दिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तीनों में से कोई भी पूर्णत सिद्ध नहीं हुआ। तीसरी परीक्षा, बुद्धि और समय प्रबंधन की। तीसरी और आखिरी परीक्षा में बीरबल ने एक बुद्धिमत्ता भरी चुनौती रखी। उसने कहा, अब तुम्हें सुबह सूर्योदय से शाम तक बाके वाली एक छोटी सी खेत की फसल काटनी है, मगर तुम तीनों मिलकर समय का सदुपयोग करके दिखाओगे। यदि तुमने तीनों की मेहनत से ही फसल काटी और समय भी बचाया तो तुम जीतोगे। तीनों खेत पहुंचे। यहां पर बीरबल ने अपनी जांच की सच्ची चाल दिखाई। उसने पहले तो तीनों से अलग अलग बात की। चिरकुटा से कहा कि सुबह के 4 पहर सबसे ज्यादा ताजगी होती है। निंदराम से कहा कि 2 घंटे आराम के बाद काम बेहतर हो जाता है, और झंझन से कहा कि काम को हिस्सों में बांटकर करना चाहिए। तीनों ने सब अपनी अपनी बातों पर अटल रहे और सुबह साढ़े सुबह बहाने बनाते रहे। बीरबल ने तब एक योजना बनाई। उसने गांव के कुछ बुजुर्गों और बच्चों को बुलाया। कहा, तुम तीनों मजदूरों की उपस्थिति में फसल को सिर्फ देखो और जो सही लगे वही बताओ। बच्चों ने उंगलियां उठाई और कहा कि झंझन का तरीका अच्छा है पर धीमा है, चिरकुटा का तरीका अस्थिर है, निंदराम तो बस सोता है। पर बुजुर्गों ने जुबानी कहा, काम का श्रेय केवल काम करने वालों को नहीं, काम को समझने वालों को भी मिलना चाहिए। बीरबल ने फिर तीनों से कहा, अब तुम बताओ, अगर तुम आलस्य को अपनी कला कह रहे हो तो बताओ कि तुम्हारी कला से राजा और राज्य को क्या लाभ होगा। तीनों चुप हो गए। यहां बीरबल ने उन तीनों की बातों में निहित चालाकी पकड़ ली। वे आलसी इसलिए दिखते नहीं थे
कि काम नहीं करना चाहते, बल्कि इसलिए कि वे काम करने के गलत तरीकों और बहानों से अपनी जिम्मेदारी छुपा लेना चाहते थे। बीरबल की चाल सिखाने का मजेदार नाटक। बीरबल ने फैसला किया कि इन तीनों को सार्वजनिक रूप से सजा देने से बेहतर है कि उनका दिल बदल दिया जाए। उसने एक बड़ा मजेदार नाटक रचा। उसने आदेश दिया कि आज रात पूरे शहर में महोत्सव होगा और हर घर से दीप जलाए जाए, पर बाजार सड़कें अंधेरी छोड़ दी जाए। तीनों को भी आमंत्रित किया गया। बीरबल ने कहा, जो भी काम की जिम्मेदारी लेवेगा उसे 1000 रुपए पारितोषिक मिलेगा, पर काम वही करेगा जो सही ढंग से करेगा। तीनों ने सोचा कि यह भी कोई बड़ी बात नहीं, पर रात को शहर में जब दीप जलाने का काम आया तो सभी लोग भागकर अपने अपने घरों की जरूरतों में लगे। पर तीनों ने देखा कि बच्चे रो रहे हैं, बूढ़े संभल नहीं पा रहे। तब चिरकुटा ने अचानक पहल की। उसने खुद ऊंची सीढ़ियां बांधी और छतों पर जाकर दीप जलाए। निंदराम ने पेट में दर्द के बावजूद गांव के बीमार व्यक्ति की सहायता की और झंझन ने बाजार में फंसे लोगों को रास्ता दिखाया। सबने मिलकर छोटी छोटी जिम्मेदारियां बांट ली और काम सहजता से हो गया। अगली सुबह जब अकबर ने देखा तो चौंक उठा। तीनों आलसी मजदूरों ने रात भर मेहनत की थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मैंने ये नाटक इसलिए रचा ताकि उन्हें दिखा सकूं कि आलस्य कभी कभी आदत नहीं, बल्कि तरीका होता है और तरीका बदला जा सकता है। तीनों ने शर्मिंदगी से सर झुकाया। चिरकुटा बोला, हमने सोचा था कि सिर्फ बहाने बनाकर बच निकलेंगे, पर जब काम लोगों की भलाई का हुआ तो हमें भी आनंद आया। निंदराम ने कहा, मैंने सोचा था आराम ही सर्वोत्तम है, पर जब किसी की जरूरत सामने आई तो सोना दया नहीं था। झंझन ने अपनी पुरानी पख्ते को उठाते हुए कहा, और मैं समझ गया कि 16 घंटे के आलस्य की कला किसी काम की नहीं, पर 2-3 घंटे का सूझबूझ और बांटना ही बुद्धिमत्ता है। अकबर और बीरबल की सीख। अकबर ने गुब्बारे से निकलती हुई खुशियां देखकर तीनों को बुलाया। उसने कहा, तुम तीनों ने आज जो किया वो काबिले तारीफ है, पर यह समझ लो, आलस्य और मेहनत का फर्क केवल जिम्मेदारी का समझना है। जो जिम्मेदारी निभाता है वो ही असली मजदूर है। बीरबल ने जोड़ा, हुजूर, हर किसी में आलस्य का एक अंश होता है, पर उसे तरकीब से बदलकर हम उसे साहसी, दयालु और जिम्मेदार बना सकते हैं। आज तीनों ने यही किया। राजा ने उन तीनों को राज्य की तरफ से रोजगार दिया, पर नहीं, बस तनख्वाह देने के लिए नहीं। हर महीने एक छोटी सी परीक्षा रखी जाएगी, गांव के किसी काम में मदद करने की। अगर वे सही ढंग से काम करेंगे तो उन्हें बढ़ावा मिलेगा, और न काम करने पर वे स्वयं को सुधारें। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि दंड से अच्छा शिक्षा है। तीनों ने वचन दिया कि अब वे आलस्य को अपनी आदत नहीं, पर कभी कभी की रणनीति बनाकर उपयोग करेंगे और हमेशा जरूरत पड़ने पर काम करेंगे। चिरकुटा ने हंसते हुए कहा, अब मैं आधा चप्पल नहीं बल्कि पूरा चप्पल पहनकर काम करूंगा। निंदराम ने कहा, और मैं दोपहर की झपकी घटाऊंगा। झंझन ने अपनी पुरानी पख्ते को विदा करते हुए कहा, मैं अब अपनी कलाकारी को काम में लगाऊंगा। कहानी का मजेदार और सिखाने वाला अंत। कहानी के अंत में बीरबल ने एक छोटी सी कविता सुनाई। आलस्य बड़ा बड़प्पन नहीं है, पर चालाकी भी कभी कभी बोझ है। काम की चाहो, मन में धर लो आदर, तभी बनती है मेहनत में मीत की मर्यादा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज बीरबल ने सिर्फ 3 लोगों को नहीं, पूरे राज्य को यह सिखाया कि मेहनत और बुद्धि का मेल ही सही विकास की राह है। दरबार में सब हंसे और तालियां बजी। तीनों मजदूर गांव लौटे, पर इस बार वे बदल कर लौटे, न सिर्फ नाम में बल्कि कर्म में भी। मोरल, सिख, 1, आलस्य ही सब बुराई नहीं, पर उसे बहाने और शॉर्टकट के रूप में अपनाना ही समस्या है। 2, शिक्षा और सही प्रोत्साहन से आदतें बदली जा सकती है। 3, असली मेहनत वही है जो बुद्धि से हो, पर बुद्धि का मतलब आलस्य नहीं, बल्कि समय और जिम्मेदारी का समझ है। अकबर और वो शराबी संत
जो खुद को भगवान कहता था। फतेहपुर सीकरी की शाम थी। सूरज धीरे धीरे लाल चादर ओढ़े पश्चिम में उतर रहा था और अकबर का दरबार अपनी पूरी रौनक पर था। दरबार में नाच, संगीत, कवि सम्मेलन, हर तरफ चहल पहल थी। लेकिन तभी महल के बाहर से अचानक एक विचित्र शोर उठा, जय मेरे भगवान की, जय मेरे भगवान की। दरबान दौड़कर आए। हुजूर, बाहर एक अजीब संत आया है। कपड़े फटे हुए हैं, पर कहता है कि वो खुद भगवान है। अकबर हंस पड़ा, खुद भगवान? और हमारे दरवाजे पर? बीरबल मुस्कुरा कर बोला, जहां आपका दरबार है वहां कोई भी दावा कर सकता है। जहां भगवान का न्याय होता है वहां कुछ भी संभव है। अकबर ने हुक्म दिया, उसे भीतर लाओ, देखूं तो सही कैसा भगवान है वो। दरबार में भगवान का प्रवेश। थोड़ी देर में दरबार के द्वार खुले और अंदर आया एक विचित्र व्यक्ति। सिर पर जटा, गले में शराब की बोतलों की माला, आंखें लाल, चेहरा अजीब आत्मविश्वास से भरा। हाथ में लोटा नहीं, बल्कि एक चमकती चांदी की प्याली थी। आते ही उसने ऊंची आवाज में कहा, सलाम नहीं करते अपने भगवान को? सारा दरबार ठाके मारकर हंस पड़ा। अकबर ने हंसते हुए कहा, भगवान साहब, स्वागत है। पहले बताइए, आपने शराब की माला क्यों पहन रखी है? क्योंकि उस संत ने गर्व से कहा, ये अमृत की माला है, मैं रोज इसका सेवन करता हूं ताकि संसार के पाप मुझ में समा जाए। बीरबल धीरे से अकबर के कान में बोला, हुजूर, ये संत नहीं, शराबी है, लेकिन मजा आएगा अगर इसे थोड़ा वक्त दिया जाए। अकबर मुस्कुराया, बीरबल, आज इसका नाटक देखना दिलचस्प रहेगा। शराबी संत का उपदेश। संत दरबार के बीच में बैठ गया, बोला, हे नश्वर राजन, मैं भगवान हूं, तुम्हें वरदान देने आया हूं, पर पहले तुम्हें मेरी परीक्षा देनी होगी। मेरे सामने झुको। अकबर ने शांत स्वर में कहा, भगवान जी, मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन अगर आप सच में भगवान हैं तो कोई चमत्कार दिखाइए। संत ने एक प्याला उठाया, शराब पी और बोला, देखो, ये प्याला खाली हो जाएगा और मैं इसे बिना उठे फिर से भर दूंगा। उसने आंखें मूंदी, कुछ बड़बड़ाया और फिर प्याला झुकाया, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। सारा दरबार हंस पड़ा। बीरबल ने ताली बजाकर कहा, वाह भगवान जी, चमत्कार इतना बड़ा कि शराब खुद डरकर भाग गई। संत तमतमा गया, अरे मूर्खो, ये मजाक नहीं, तपस्या है। मेरी शक्ति को समझने वाले तुम्हारे जैसे लोग नहीं। बीरबल की योजना। बीरबल बोला, अगर आप भगवान हैं तो क्या आपको पाप नहीं लगते? संत बोला, नहीं, मुझे पाप नहीं लगते, मैं सब पाप अपने भक्तों से लेकर खुद में समा लेता हूं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो बहुत अच्छा, क्योंकि हमारे राज्य में एक बड़ा अपराधी पकड़ा गया है, जिसने राजा की मुहर नकली बनाई। उसे कल फांसी होनी है। क्यों न आप उसके सारे पाप अपने ऊपर ले ले? संत चौंका, नहीं, वो तो मानव का कर्म है, मैं तो ईश्वर हूं, मुझे इन चीजों से क्या। बीरबल ने कहा, पर आपने खुद कहा कि आप भक्तों के पाप लेते हैं, और वो भी तो आपके भक्त हो सकते हैं। संत बुरी तरह पसीना पसीना हो गया, अरे वो भक्त नहीं है, वो गुनहगार है। दरबार में हंसी फूट पड़ी। अकबर ने कहा, बीरबल, लगता है भगवान को भी पाप से डर लगता है। बीरबल बोला, हुजूर, भगवान सबका उद्धार करते हैं, लेकिन ये तो खुद उद्धार मांग रहा है। शराब का खेल। बीरबल ने कहा, भगवान जी, अगर आप सच में ईश्वर हैं तो ये बताइए, शराब क्या है, जहर या अमृत? संत बोला, अमृत है, इससे दुख मिटते हैं। बीरबल बोला, तो चलिए, इस अमृत से मेरे 3 सेवक को भी पिलाइए। उसने बाहर से 3 बकरियां मंगवाई और शराब उनके मुंह में डाली। कुछ ही देर में तीनों बकरियां गिरकर बेहोश हो गई। बीरबल बोला, लगता है भगवान जी का अमृत सीधे स्वर्ग पहुंचा देता है। दरबार हंसी से गूंज उठा। संत झल्लाया, ये सब धोखा है, मेरी शक्ति आज नहीं कल दिखेगी।
बीरबल बोला, ठीक है, हम कल सुबह देखेंगे। अगर आपकी शक्ति सच हुई तो हम सब आपको पूजेंगे। अकबर ने सिर हिलाया, बीरबल, कल इसका सच पता लगाओ। रात की चाल। रात को बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने संत के कमरे में एक सेवक भेजा जो बनावटी शराब लेकर गया, लेकिन उसमें असली शराब नहीं, शहद और सिरका मिला था। संत ने समझा कि शराब है और बोला, वाह, आज तो स्वर्ग खुल गया। उसने पी लिया, पर स्वाद अजीब लगा। फिर भी बोला, मैं ईश्वर हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रात भर उसे नींद नहीं आई। उसका सिर भारी और गला सूखा रहा। सुबह जब दरबार लगा तो अकबर ने पूछा, भगवान जी, आज कोई चमत्कार दिखाइए। संत ने कोशिश की कि बोला जाए कुछ, पर आवाज फंस गई। बीरबल बोला, लगता है आज भगवान का गला बैठ गया है। संत बोला, मुझे नींद नहीं आई, किसी ने मेरी शराब बदल दी। बीरबल बोला, अरे, तो क्या भगवान को भी शराब चाहिए सोने के लिए? दरबार में ठहाके लग गए। असली परीक्षा। अकबर बोला, अगर आप भगवान हैं तो चलिए मेरे साथ मंदिर चलते हैं, वहां आपको खुद की पूजा करनी होगी। संत बोला, ठीक है, मैं दिखाता हूं। सब लोग शहर के मंदिर पहुंचे। वहां बहुत सारे लोग जमा हो गए। बीरबल ने कहा, लोगों, ये भगवान है, सब इनसे आशीर्वाद लो। भीड़ में एक गरीब औरत आई, बोली, भगवान जी, मेरे बच्चे को बुखार है, उसका आशीर्वाद दीजिए। संत ने हाथ रखा, पर बच्चा चिल्लाने लगा। औरत बोली, अरे ये तो और बीमार हो गया। भीड़ में हलचल मच गई। कोई हंसने लगा, कोई बोला, ये तो नशे में है। बीरबल बोला, भगवान जी, अब कोई बड़ा चमत्कार दिखाइए। संत ने झल्लाकर कहा, मैं दिखाऊंगा, पर पहले मुझे शराब दो। अकबर ने ताली बजाई। वाह, अब समझ आया, ये भगवान नहीं, शराब का भक्त है। बीरबल का अंतिम वार। बीरबल बोला, हुजूर, मैंने तो पहले ही कहा था, ये संत नहीं, चालाक शराबी है, लेकिन इसे सजा देने की जरूरत नहीं। इसे वहां भेजिए जहां ये सच में भगवान बन सके, मदिरालय में। दरबार में सब हंस पड़े। अकबर बोला, सही कहा बीरबल, इस भगवान की जगह वहां है जहां भक्त शराब की बोतलें चढ़ाते हैं। बीरबल ने कहा, हुजूर, ऐसे लोग समाज में भगवान के नाम पर खेल खेलते हैं। ये जनता की आस्था को नशे में बदल देते हैं। इनसे बड़ा अपराध कोई नहीं। अकबर ने हुक्म दिया कि उस व्यक्ति को राज्य से बाहर कर दिया जाए, और फतेहपुर सीकरी में आदेश निकला, जो खुद को भगवान कहे, पहले अपनी इंसानियत साबित करे। कुछ दिनों बाद बीरबल महल के बाग में बैठा था, तभी वही शराबी संत वहां आया। अब फटे कपड़ों में नहीं, बल्कि सामान्य आदमी की तरह। उसने सिर झुकाकर कहा, माफ कीजिए बीरबल जी, मैंने शराब छोड़ दी है, अब मैं असली भगवान की पूजा करता हूं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यही सही पूजा है, जब आदमी अपने भीतर के बुरे भगवान को मार देता है। संत ने कहा, आपने मुझे गिराया नहीं, जगाया है। अकबर दूर से देख रहा था। बोला, बीरबल, तुम सिर्फ बुद्धिमान नहीं, बल्कि लोगों के आत्मा के वैद्य हो। बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, असली भगवान कभी दावा नहीं करता, वो सिर्फ कर्म से पहचाना जाता है। मोरल, जो खुद को भगवान कहता है, वो सबसे बड़ा भ्रमित इंसान होता है। असली ईश्वर वह है जो दूसरों में भलाई जगाता है, न कि खुद को पूजवाता है। नशा चाहे शराब का हो या अहंकार का, दोनों इंसान को पतन की ओर ले जाते हैं। बीरबल की तरह समझदारी से सच्चाई पहचानो, क्योंकि झूठी भक्ति सबसे खतरनाक पाप है।